बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि लाहौर में एक जलसा कराया गया और बोल रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत लेके आएंगे। नवाज शरीफ साहब आज मरी में थे, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अल अजीजिया एवनफिल्ड रेफरेंसेस की अपीलों पर कल उनकी समाअत है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहिबा ने पार्टी इजलास में 18वीं तरमीम में तब्दीली की तजवीज़ से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बार फिर इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा दिए और कहा है कि इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करते हैं तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा, जबकि कल जो आसिफ जरदारी साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इज़हार किया गया था। पीपल्स पार्टी की आखिर पॉलिसी क्या है? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा आज जारहाना बात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि अगर इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत ही क्या है कि अगर वज़ीर आज़म का पता है हर एक को। तो अब ये देखें, कल जरदारी साहब ने एक मुख्तलिफ बात की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज बात जो है वो ज़रा जारहाना है उनका अंदाज़। और बाकी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके आज भी तफ्तीश हुई उनसे 190 मिलियन पाउंड का जो केस है नैब का जी। और बाकी और तो कोई ख़ास नहीं। तारिक मसूद साहब के ऊपर, जैसे तारिक मसूद साहब का मामला पता नहीं क्यों आया सामने, उसकी कोई वजह होगी, बहरहाल वो खारिज हो गई। अब वो जो दूसरे हमारे जज साहब हैं मुज़ाहिर नकवी साहब, उनका देखें कि क्या होता है मामला। बहरहाल ये जो है ये खबरें ऐसी हैं जो कि मुल्क की सियासत में है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कि जिनके ऊपर कोई तवील तबसरा इस वक्त किया जाए इस मरहले पर। असल जो बात है वो ये है कि एक ख़ित्ते का या जो दुनिया का खेल है वो ज़रा किसी और डायरेक्शन में जा रहा है जो मामलात हैं। और उसमें एक तो बात ये हुई है कि कोई 13,000 शहादतें हो चुकी हैं। बम्बारी बॉम्बिंग भी कहीं कहीं हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इसराइल की फ़ौज जो है वो गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, हस्पतालों में, स्कूलों पे, बाकी जगहों पे वो लोगों को मार भी रहे हैं, शहीद भी कर रहे हैं। लेकिन एक ये मामला जो है ये मेरा ख़्याल है कि एक इसको बदतरीन तारीख़ का सानिया भी कहा जाएगा और इसराइल की फ़ौज की एक बदतरीन शिकस्त भी, कि जहाँ उन्होंने गुस्से में आके इस बात पे कि हमास के लोगों ने उनके 200-250 लोग अगवा किए हैं, उन्होंने 13,000 लोगों को शहीद कर दिया जी। और हमास का उसमें कोई भी लीडर नहीं और ना अपना यरगमाली को छुड़ा सके। और 13,000 जिसमें कुछ 5,500 बच्चे हैं जी। तो ये एक ऐसा मसला है जो अब एक बहुत ही ख़राब हो गया है, सही, बहुत बिगड़ गया। सीज़ फायर के कोई इम्कानात नहीं है इस वक्त तक। बातें चल रही हैं बहुत देर से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई जंगबंदी क्या, वो मतलब अंदर जाके गोलियां मार रहे हैं तो अब जंगबंदी क्या। अब तो मतलब है कि एक तरह से गज़ा जो है उसको तो कहा जा रहा है कि बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये मगरबी मीडिया उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है गज़ा की। और बहुत सारे बच्चे जो हैं जो शदीद ज़ख्मी हालत में, बाकी तो पता नहीं उनकी तदफीन भी हो सकी या नहीं हो सकी, मलबे तले बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, कतर, दीगर ममालिक, मगरबी ममालिक में बच्चों को जो हैं उनको वहाँ पे लाया जा रहा है, मिस्र में। और यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी अहम हुई हैं पिछले 24 घंटों में और अगले 24 घंटों में होने जा रही हैं। सही। एक तो यह है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जी, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा, इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा और OIC के सेक्रेटरी जनरल आज बीजिंग में थे जी। और उनकी वहाँ पे जो है वो चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से एक तवील नशिस्त हुई। और यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि चाइना जो है वो ज़ाहिर है कि मईशत के हवाले से, माशी हवालों से वो बहुत फ़ाल है
मशरिक़ वस्ता समेत तमाम दुनिया में। और वो जो है एक ऑर्डर को वो जिसको रूल बेस ऑर्डर कहते हैं, जो कि असल में दूसरी जंग अजीम के बाद जो ऑर्डर बना था उसको रूल बेस ऑर्डर कहते हैं। रूल बेस ऑर्डर वही है ना, IMF और ये और वो, मतलब अब उसको जो भी आप नाम दे दें, तो उसके मुतबादिल एक ऑर्डर दुनिया में आ रहा है जो कि उसी किस्म का है, मगर ये कि उसका नाम जो है वो रूल बेस ऑर्डर नहीं, उसका नाम कुछ और होगा। सही। तो वो जो है वो चाइना जो है वो उस बैनुल अक़वामी ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। तो इस मरहले पे अरब और इस्लामी ममालिक का, अरब और इस्लामी क्योंकि इंडोनेशिया भी है जी, इनका वहाँ पे जाना बहुत आम, और इंडोनेशिया का जाना इसलिए आम कि इंडोनेशिया जो है वो मौजूद था एपेक के समिट में भी। सही। अच्छा, तो और चाइना जो है उसकी बहुत उनका करीबी ताल्लुक़ रहा है फ़लस्तीनी जो जदोजहद आज़ादी है। सही। यासिर अरफात जो हैं जी, वो चेयरमैन माओ के बड़े चाहने वाले थे। सही। चेयरमैन माओ से उनकी बड़ी मुलाकातें रहीं। सही। उससे चाइना इतना ज़्यादा उभर के तो सामने नहीं आया था, लेकिन यानी एक बड़ी दुनिया की कोई माशी ताकत तो वो नहीं बना था चाइना, लेकिन यासिर अरफात जो हैं उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ चेयरमैन माओ का रहा, और फिर यूएन लाई का भी रहा और बाकी लोगों का भी। और एक मरहला ऐसा आया कि 2001 में अपनी वफ़ात से चंद साल पहले, ये मैं CNN की आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ सेकंड, ये है 22 अगस्त 2001, रेफरेंस देने के लिए। सही। अरफात सीक्स चाइना रोल इन मिडल ईस्ट, ये है 22 अगस्त 2001। सही। तो यासिर अरफात जो हैं वो वहाँ पे जाके वो ये मिडल ईस्ट के अंदर एक चाइना का रोल उस वक्त कहते थे कि किसी तरह से आप आएँ, और फिर ये इनका फिर भी ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने 2022 में यासिर अरफात जो हैं उनके ऊपर एक पूरा मजमून उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है अभी भी। और ये जो थर्ड स्लाइड है, और वो है कि जो यासिर अरफात ने एक दफ़ा कहा कि मैं चाइनीज़ लोग जो हैं जिस तरह चीनी पहाड़ को हिलाते हैं अपनी जगह से, तो मैं भी पहाड़ को हिलाऊंगा। आई विल मूव द माउंटेन्स लाइक द चाइनीज़ डू। यासिर अरफात, द योंगडोंग ऑफ पैलेस्टाइन, हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन काइंड टू पैलेस्टीनियंस। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक, यानी अभी भी ये अगर आप जाएंगे तो यासिर अरफात आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। The land of Palestine was successfully taken by Jews, Persians and Romans। ठीक है, मतलब ये उनकी बड़ी एक यानी एक पॉलिसी हमेशा से उनकी फ़लस्तीन के हक़ में रही है। वो आज की बात नहीं है, हमेशा से चाइना फ़लस्तीनी जद्दोजहद आज़ादी के साथ रहा है। सही। और उसके बाद बहरहाल ये हुआ कि आज उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे सीज़ फायर, 2 स्टेट सोल्यूशन और ये सारी बात की। और अरब ममालिक का वहाँ पे सऊदी अरेबिया का अमेरिका के सामने बार बार OIC और अरब ममालिक की तरफ से और मैक्रों की तरफ से और दुनिया के कई मुल्कों की तरफ से सीज़ फायर, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सीज़ फायर का और जंग बंदी का मुतालबा होने के 1.25 महीना गुजर गया, और बमबारी जारी रही और शिकस्त हो गई। मतलब सीधे अल्फाज में मैं बात कर रहा हूँ कि इसराइल को ना सिर्फ बदतरीन शिकस्त हो गई है इसमें, बल्कि ये है कि वो एक उनके कहते हैं ब्लड ऑन देयर हैंड्स। ठीक है, हैंड्स पे भी नहीं, पूरे चेहरों पे। नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू और उनकी जो कैबिनेट है और उनके जो हुकाम हैं, वो अपने लोगों को महफूज रखने में नाकाम हुए, और सारा उनका दारोमदार, उनकी टेक्नोलॉजी भी सारी गई, वो भी एक्सपोज हुई दुनिया के सामने, उनकी इंटेलिजेंस भी एक्सपोज हुई। और उन्होंने फिर बदला जो है गुस्से में आके इंतकाम जो है वो 13,000 फ़लस्तीनी बच्चों से, औरतों से और मरीज़ों से, हर किस्म, डॉक्टरों से, सहाफ़ियों से लिया। अब इसमें दूसरा जो है वो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। कल जो है वो आज रात को एक और शख्सियत
मॉस्को जा रही है। और वो जो शख्सियत है वो है कतर के वजीर आजम और कतर के वजीर खारजा। सही। वो आज रात को मॉस्को जा रहे हैं और चाइना से ये जो तमाम वफ्द है जी, जिसमें सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मिस्र, फ़लस्तीनी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि चाइना में जी, 70 और 80 की दिहाई में बाकायदा PLO का ऑफिस खुल गया था। सही। और फिर फ़लस्तीनी रियासत उन्होंने तस्लीम करके मुकम्मल सफारती ताल्लुकात, जैसे पाकिस्तान में है ना जी, जी, फ़लस्तीन के सफ़ीर, इसी तरह चाइना मुकम्मल सफारती ताल्लुकात रखता है फ़लस्तीन की रियासत से। सही। मतलब मुकम्मल सफ़ीर। पहले ये था कि ट्यूनिस कुछ अरसे देखता रहा, ट्यूनिस में जो सफ़ीर थे चाइना के, वो देखते रहे मामलात को इधर मगरबी किनारे में और बाकी। लेकिन फिर मुकम्मल जो आप कहें कि वो एक उनके, यानी पहले PLO का कायम हुआ था ऑफिस, जब बहुत ज़्यादा वो फ़लस्तीनी रियासत के और ये दो रियासती सोल्यूशन, PLO उस वक्त भी थी, और बाद में उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी का ऑफिस अपने यहाँ बना लिया। तो यानी 70 की दिहाई में PLO खुल गई थी, वहाँ पे ऑफिस खुल गया था। अच्छा, अब ये तमाम अरब और जो वज़राए ख़ारजा हैं सऊदी अरेबिया जिनको लीड कर रहा है, और साथ इंडोनेशिया भी है, ये सारे के सारे कल मॉस्को पहुंच जाएंगे चाइना से। और मॉस्को वहां पहुंचेंगे तो वहां पर वजीर आजम कतर और वजीर खारजा जो हैं एक ही हैं शख्सियत, तो वो भी वहां पे होंगे। और कल मॉस्को में जो रूस के वजीर खारजा हैं, आज चाइना के, कल रशिया के वजीर खारजा, सही, उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात में ये बात कहेंगे कि उनका क्या स्टांस है। सही। ये ज़हन में रखें कि चाइना ने करारदाद पेश की, उसको अमेरिका ने वीटो किया, रशिया ने पेश की, वीटो किया। ठीक है, तो ये जितनी अरब ममालिक तमाम जो हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये चाइना, और चाइना के बाद जो है वो मॉस्को। जी। अच्छा, और मॉस्को के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इस साल जो है ये अच्छा, ये उसके बाद जो कतर की न्यूज़ एजेंसी है ना, उनको हम कोट अगर कर दें ये 5वीं स्लाइड से, तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है विजिट्स रशिया, और फिर उसके बाद वो UK, ये सब गालिबन बरतानिया भी जा रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए जा रहे हैं, मेरा जो ख्याल है वो इसलिए जा रहे हैं कि ये जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन सबसे ये बयाना दिलवाएंगे। सही। अमेरिका शायद ना आ जाए, अमेरिका का अपना एक स्टांस है, तो वहाँ तो फ़लस्तीनी वहाँ, लेकिन ये जो है ये गालिबन फ्रांस भी जाएंगे, मैक्रों बात कर चुके हैं सीज़ फायर की। ठीक है, जर्मन जो हैं वो तो नहीं है उसमें, वहाँ पे उसमें, लेकिन ये है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये बरतानिया जाएंगे। और ये वहाँ पर आपने देखा है बरतानिया में जो माहौल बना हुआ है, उन्होंने अपनी होम सेक्रेटरी को फारिग किया है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, जो इसी साल जो है, मैं इसको कोट कर दूं कि ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये जब जंग चल रही थी, ये जब ये शहादतें हो रही थी, जंग कहें इसको या ये जुल्म जो हो रहा था गज़ा पे, तो इस दौरान जो है वो ये वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है 17 अक्टूबर का, पिछले माह की 17 तारीख का, 8वीं स्लाइड, प्यूटिन इज हेल्पिंग हमास टू हर्ट द वेस्ट। अच्छा, और ये इस दौरान जो है वो 26 तारीख को फिर ये हुआ कि हमास का एक डेलीगेशन भी वहाँ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, और तास ने फिर उसको एक्नॉलेज किया। 6ठी स्लाइड के हमास के जो नुमाइंदे हैं वो मॉस्को पहुँचे, रशियन डिप्लोमेट्स ने कंफर्म किया, और जब इत्तेफाक से वहाँ पहुँचे तो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी वहीं थे। ठीक है, और ये याद होगा सबको कि चंद रोज़ पहले ये भी बात खबर आई थी कि जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जो असला इस्तेमाल हुआ है
वो यूक्रेन का वो असलहा है जो कि यूक्रेन को अमेरिका और मगरबी ममालिक ने दिया था। तो ये उसके बाद मैं रिकॉल करवा दूं 10 अक्टूबर 2023 का कि यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया था कि रशिया प्रोवाइड्स हमास विद वेस्टर्न वेपन्स कैप्चर्ड इन यूक्रेन। ये यूक्रेन वाले उनको समझ ही नहीं आया था कि ये हुआ क्या है कि हमारे वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं और यानी अमेरिकन वेपन्स इसराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल हुए हैं, यूं समझ लें। ठीक है, 7 अक्टूबर को अमेरिकन वेपन्स, तो वो ये कहते हैं कि जी ये वो वेपन्स हैं जो असल में रशिया ने छीन लिए थे यूक्रेन से और फिर हमास को दे दिया, हमास ने इधर इस्तेमाल किए। तो एक अजीब व गरीब मामला है। बहरहाल तो अच्छा, ये उस वक्त हो रहा है कल मॉस्को में इजलास जबकि ऑस्टिन लॉयड सेक्रेटरी डिफेंस, ऑस्टिन लॉयड जो हैं वो यूक्रेन में हैं इस वक्त, क्योंकि यूक्रेन कहीं पीछे चला गया है इसको, और यूक्रेन में उन्होंने अपने कमांडर्स को भी बरतरफ कर दिया है, अपनी साइबर कमांड की चीफ को बरतरफ किया है आज करप्शन के इल्ज़ामात पे। उन्होंने अपनी जो उनके मेडिकल कोर के उनके डॉक्टर्स थे उनको बड़े यानी आप समझें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो दवाइयाँ आ रही थी अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्री से यूक्रेन में, उसमें वो गबन करते हुए पकड़े गए हैं यूक्रेन के ऑफिसर्स, उनको हटाया है। और ये एक बहुत ही बदनामी की बात है कि वहाँ पे ऑस्टिन लॉयड पहुँचे, और ऑस्टिन लॉयड के पहुँचने से पहले जो है वो ये वहाँ से खबरें आ रही हैं कि जी ये 28वीं खबर देखें कि ज़ेलेंस्की फायर्स हेड ऑफ यूक्रेन मेडिकल फोर्सेस, 28वीं स्लाइड। ठीक है, तो पहले उन्होंने मेडिकल फोर्सेस के हेड को फायर किया, ये खातून है, और यूएस डिफेंस चीफ के आने से पहले। फिर उसके राइटर्स ने उसे 3 घंटे पहले ये खबर दी थी, यूक्रेन सेक्स टॉप साइबर डिफेंस ऑफिशियल्स ग्राफ्ट प्रॉब, उन पे भी करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। तो ये एक अजीब सा मामला है कि वहाँ पे वो पैसे दे रहे हैं और अच्छा पैसे रुक गए हैं अब यूक्रेन के ना, अब ये यूक्रेन और इसराइल की फौजी इमदाद रुक गई है। जनवरी तक सेनेट, चूँकि अमेरिकन सेनेट का वो शटडाउन रोकने के लिए जो डील वगैरह हुई है तो रुक गया, तो अभी ये मामला जो है ये यहीं रुका हुआ है। लेकिन अब इसमें चाइना भी आ गया है और इसमें रशिया भी आ गया है। साथ ही कल एक और अचानक इजलास होने जा रहा है, और वो जो इजलास है वो मैं यहां पे कोट कर रहा हूं साउथ अफ्रीका की सरकारी खबर अदारे को, 30th स्लाइड। जनूबी अफ्रीका का हमें पता है ना कि जनूबी अफ्रीका में अभी उन्होंने सफ़ी निकाल दिया था। जी जी। जनूबी अफ्रीका ने कल ब्रिक्स का इजलास कॉल कर लिया। अच्छा, ब्रिक्स का इजलास कॉल कर लिया, और ये यहां रोकिएगा जरा प्लीज, ठीक है। लीडर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन से? ब्राजील, हमें पता है ब्रिक्स के नाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये वर्चुअली ज्वाइन करेंगे जो है वो उस मीटिंग को जी। और उसके साथ ही जो नए मुल्क आए हैं, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, ये नए मुल्क जो अगस्त में आए हैं अभी, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई, ये भी शरीक होंगे। और किस बात पे? ब्रिक्स का इजलास हो रहा है और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक होंगे। सही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ब्रिक्स का इजलास हो रहा है। ब्रिक्स का इजलास हो रहा है इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पे। ये कोई मईशत पे नहीं हो रहा, किसी बैंकारी के इशू पे नहीं हो रहा, कोई डी डॉलराइजेशन पे नहीं हो रहा, कोई जो है वो ये हो रहा है ब्रिक्स का। अच्छा, अब इसमें ब्राजील की पोजीशन तो ऐसी है क्लियर कट कि वो ब्राजील का तो बस चले तो नेतन्याहू के साथ मुझे नहीं पता क्या करें। ब्राजील वाले इतने वहां के अवाम गुस्से में हैं इस वक्त जो जुल्म हुआ है। रशिया हमारे सामने जी, उसके बाद चाइना की पोजीशन हमारे सामने, और साउथ अफ्रीका, तो ये दरमियान में एक आई आ गया, इंडिया क्या करेगा? इंडिया कल क्या करेगा ब्रिक्स के इजलास में? और यूनाइटेड नेशंस का भी हमें पता है बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी है उनके सेक्रेटरी जनरल की, उनके सेक्रेटरी जनरल को रिजाइन करने का कह रहे थे जी। तो ये ब्रिक्स का इजलास है, और इसमें अब अगर इसको स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें वो उनके जो सदर हैं जी जनूबी अफ्रीका के, वो सदर उसमें खिताब करेंगे और ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे। अगर सदर वहां से शरीक होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी मुल्कों के भी सदूर ही शरीक होंगे, ठीक है। अच्छा, और प्रेसिडेंट, ये देखें ना, जो प्रेसिडेंट हैं
जी रेमफोसा ने कहा है कि एज द गवर्नमेंट और पीपल वी स्टैंड फर्म इन आवर कॉल जस्टिस फॉर ओप्रेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल फॉर देयर राइट्स। ये आप जरा स्टेटमेंट देखें जो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स बुला लिया अब, ठीक है, एंटर ब्रिक्स, जी एंटर चाइना, एंटर रशिया और एंटर ब्रिक्स, किसमें? पैलेस्टीनियन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया क्या करेगा ये देखना है कल। जी ये उधर 5 आइज थी ई वाली, ये इधर 2 आइज जो है ना इसराइल इंडिया, ये कहीं फंस गए बीच में, दरमियान में देखते हैं मोदी सरकार क्या करती है। मुझे नहीं, हकीकत में मैं समझने से कासिर हूँ। इंसानी बुनियादों पे कोई कुछ थोड़ा सा कहीं बैलेंस होता है ना, बिल्कुल ये यानी अमेरिका में भी आप देखेंगे एक कैंप कुछ बात कर रहा है, कैंप कुछ बात कर रहा है, ये बिल्कुल उन्होंने सारे अंडे जो हैं वो टोकरे में डाल दिए बीबी नेतन्याहू के। तो कल ब्रिक्स का इजलास हो रहा है मॉस्को। अच्छा, इधर जो है हुतीज ने पकड़ा हुआ है वो जहाज, जी हुतीज ने वो जहाज पकड़ा हुआ जो टर्की से इंडिया जा रहा था। जी और आप जरा इंफॉर्मेशन देखें हुतीज के पास, ये इंटेल, ये दुनिया में खेल है ना सारा इंटेल का। टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, भाड़ में जाए। ये जो ह्यूमन इसका एंगल होता है ना, जी देखिए एक तो आपको ये टेक्नोलॉजी है ना कि साइबर से, और ये आपके पास ये एप्लीकेशंस आ रही हैं, और आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी कितनी। ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी जगह, उसकी मशीन्स के ऊपर आज भी ह्यूमन एंगल उसका जो है ना वो अपनी जगह रखना बड़ा ज़रूरी है। ये जो कहती है ना किलर ड्रोन्स, जी, तो किलर ड्रोन ये नहीं होता कि ड्रोन से, ये कहना ना किलर ड्रोन्स आ गए, किलर ड्रोन्स आ गए। किलर ड्रोन ये नहीं है कि वो ड्रोन से मारना है किसी को। किलर ड्रोन इसलिए कहते हैं कि वो मशीन के ऊपर बस फीड किया और उसको छोड़ दिया। अब ये कि उसमें बंदा है या बंदा नहीं है उसको कंट्रोल करने वाला, या डेटा डाल के उसमें उसको करके और ड्रोन छोड़ दिया, और ड्रोन जाके ज़रा सी गड़बड़ हुई और वो ड्रोन किसी जगह पे गिर गया, उसको किलर ड्रोन। बहरहाल मतलब उससे अभी हटते हैं कि वो क्या सारी टेक्नोलॉजी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर इंसान नहीं हो, उसको आप सुपरवाइज ना कर रहे हो, तो फिर वही होता है जो इसराइल में हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी हम आज के दौर में जा रहे हैं ना, जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और ये सारे मामला, तो उसमें वही बात हो रही है कि क्या इंसानों का कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता रही है, सबक दे रही है कि इंसानों का भी, वो कहते हैं ना कि जागते रहो, जी, ठीक है ना, सोते रहोगे तो ये होगा। अब ये हुतीज के पास इंटेल देखें आप, हुतीज ने जहाज पकड़ लिया। अब जहाज में जो है वो यूक्रेन के लोग हैं, मेक्सिको के लोग। इसराइल ने कहा कि ये हमारा तो जहाज ही नहीं है, ये तो जहाज जो है ये तो जापान का है। जापान वाले राब्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। इस हुतीज के पास इंटेल ये आई कि नहीं, एक ऑफशोर कंपनी बनी हुई है आइलैंड ऑफ मैन में, एक ऑफशोर कंपनी है, और वो ऑफशोर कंपनी जिस बंदे की है, वो बंदा जो है वो बंदा अब्राहम उंगर रामी, ठीक है ना, अब्राहम उंगर रामी उस बंदे की ऑफशोर कंपनी है, और उसने ऑफशोर कंपनी में रामी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, और उस कंपनी का जहाज है, और ये इसराइल के अरबपति लोगों में से एक है। यानी जो उनकी जो लिस्ट आई है ना कि जो रिचेस्ट, जो हार्ट्स की भी लिस्ट और फॉर्ब्स की भी, तो उसमें शिपिंग और यानी कोई मेरे ख्याल से 3 या 4 बिलियन डॉलर्स इसके अपने हैं। और इसने वहाँ पे ये टॉप 30 जो रिचेस्ट पर्सन है 2019 के, और बात कर रही है ईद बराक के साथ स्कैंडल्स वगैरह में आता रहे, तो इसने एक ऑफशोर कंपनी बनाई हुई थी। उस ऑफशोर कंपनी ने आगे से वो शिपिंग का काम करती थी, और वो जहाज उसने जो है वो दिया हुआ था जापान को, उसके ऊपर बहामास का झंडा लगा हुआ था, और जनाब उसमें वो उस जहाज को पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हुतीज कह रहे हैं कि नहीं, जहाज इसराइली का ही है, इसके पीछे इसराइली है, और वो निकलाया जनाब। अब वो बंदा निकलाया। आप जरा इंटेल देखें, हुतीज के पास इंटेल कैसी आ रही है, इंटेल यानी जो मालूमात हैं। अच्छा, अब ये कल तक तो ये था कि पीछे नहीं, आज उन्होंने दे दिया नाम, ये इशू किए थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा ये मालिक है, और इसकी ऑफशोर कंपनीज हैं, और ये बंदे छोड़ दें जहाज को हम इधर ही, एक होता है ना वो सजा वजू के, इधर ही रखेंगे अपने पास ही जो है, उसको एक मॉडल के तौर पे अपने किसी अजायब घर में सजाएंगे। ये होती है वाकई सीरियसली, वो कह रहे हैं बंदे छोड़ दें,
बाकी बंदे वो ये जहाज़ को तो इधर ही हम जो है ना सही। बच्चों के खेलने के लिए पार्क में खड़ा कर देंगे। तो ये एक अजीब नया नया मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि उन्हें खोद के कहाँ से निकाला है कि ये इसकी ऑफशोर कंपनी है जी। अच्छा, फिर उसके बाद तो ब्रिक्स का इजलास साथ ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक बड़ी अजीब सी बात आज जो दोहा का दोहा न्यूज़ को मैं कोट यहाँ पे कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बड़ी परेशान कुन बात है जी। कि ये बात जो है ये दोहा न्यूज़ ने की है और दोहा ने कोट किया और कहा है कि हमारे बारे में ही, क्योंकि कतर में ही हमास की लीडरशिप मौजूद है, टर्की में होती है, कतर में होती है, मूव करते रहते हैं। अब ये 31st स्लाइड है दोहा न्यूज़। इजरायली ऑफिशियल्स थ्रेटन टू असैसिनेट हमास लीडर्स वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ये जो दुनिया भर में जो हमास के लीडर्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट वाज वाइडली इंटरप्रेटेड एज अ रेफरेंस टू हमास चीफ इस्माइल हानिया हु रिजाइड्स इन कतर, सजेस्टिंग द इजरायली एक्शन could extend to political leaders irrespective of their location। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमें इससे पहले भी इसराइल, हमें पता है कि यहाँ पर जो है वो conducting such operation foreign soil without the host nation's consent is a clear infringement of international legal standards। Such a move in Doha would not only represent severe breach of Qatar, also a stark violation of international law। तो ये उन्होंने बयान दे दिया और सारे सिक्योरिटी वगैरह वहाँ की अलर्ट हो गई है। सही। मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि इससे पहले ये जो है वो अगर लोगों को शायद याद हो और शायद अगर याद नहीं, महमूद अल मम्बूह थे, महमूद अल मम्बूह। ये महमूद अल मम्बूह को 19 जनवरी 2010 3 बजे दोपहर को इनकी फ्लाइट लैंड हुई थी दुबई। सही। और दुबई में इनकी फ्लाइट लैंड हुई थी, ये हमास के लीडर थे और दुबई के एक अच्छे बड़े होटल के अंदर इन्होंने चेक इन किया था। सही। उसके बाद ये हुआ था कि 26 लोग, जिसमें खवातीन भी हैं, सही, खवातीन भी थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 19 जनवरी 2010। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं कहीं उधर आसपास ही कहीं हमारे सामने ही वाक़या हुआ था। उसमें ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर्स, उसमें ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स, उसमें आयरिश पासपोर्ट होल्डर्स, मुख्तलिफ ख़वातीन, आदमी आगे पीछे दाएं बाएं, होटल में कोई टेनिस खेल रहा था, कोई कहीं खेल रहा था। एक मखसूस वक्त में शाम के वक्त जो है उस कमरे में दाखिल हुए 237 और अगले दिन सुबह जो है वहाँ पे महमूद अल मम्बू की लाश मिली। अच्छा, उससे पहले ये 26 के 26 लोग जो हैं ये दुबई छोड़ के फ्लाई कर चुके थे अपने अपने मुल्कों को, यानी कोई ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, कोई कहीं जा चुका था, कोई कहीं ट्रैवल कर चुका था। लेकिन फिर दुबई पुलिस ने उस वक्त ये हुआ कि ये मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ 16 फरवरी 2010 का, दुबई एक्यूजेस ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स ऑफ किलिंग हमास चीफ। और फिर उसके साथ ही गल्फ न्यूज़ यूएई का अखबार, ये है 3 फरवरी 2010 का, मोसाद रिमेन्स टॉप सस्पेक्ट इन अल मम्बू किलिंग दुबई। CNN 28 फरवरी 2010 का, दुबई पुलिस चीफ ने कहा कि मोसाद शुड बी अशेम्ड ऑफ हमास किलिंग। अब ये जो बात है ना कि हम यहाँ तो नहीं, हम दुनिया भर में मारेंगे लोग। देखें, बात ये सारी कि ये एक ऐसा मामला शुरू होगा कि किसी की सॉइल पे, यानी इस वक्त जाहिर है कि अरब ममालिक में मौजूद हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर फ़लस्तीनी अरब ममालिक, मतलब अब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है ना इसके बाद के लोग इस पे मतलब बहुत तलखी है। मतलब इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन और अरब ममालिक में बहुत बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ देख रहे हैं, आप टीवी पे और अखबारों को छोड़ देना, जो मौजूद हैं लोग वो रो रहे हैं, उनको रोते हुए सुना है, ठीक है ना, बहुत। और ये वो ऐसी चीज़ें 13,000 शहादतें, ये ख़त्म होने वाला ये नहीं है कि वो 50 लोग छोड़ देंगे, 100 लोग छोड़ देंगे, व्हाट नेक्स्ट। तो इसमें जो है ये बात कहना कि अब दुनिया भर में हम असैसिनेट करेंगे हमास की लीडरशिप को, तो वहाँ तो असैसिनेट, वहाँ तो पकड़ा ही नहीं किसी को, वहाँ तो छुड़ा ही नहीं सके, तो अब साथ ही ये बयान दे दिया कि हम बाहर असैसिनेट करेंगे।
इसका मतलब है इस जंग को आप अरब ममालिक तक या जो है वो यानी उन मुल्कों तक लेके जा रहे हैं कि जो मुल्क जो हैं वो यानी इसको मैं समझने से कासिर हूँ कि ये बयान इन्होंने क्यों दिया है। ये परसों इससे पहले एक बयान आया था न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, फिर बयान आया उसको आग लगा देंगे। अब ये है दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमें मिलेंगे हम उनको मोसाद मारेगी। तो कैसे मतलब ये एक मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि ये डिप्लोमेसी, लेकिन अब मामला चूंकि अमेरिका भी इससे पीछे हट रहा है। वो कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं जैसे ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है ना, थ्रो समवन अंडर द बस जिसको कहते हैं, ये एक हद से आगे अमेरिका नहीं जाएगा सपोर्ट करने। बीबी नेतन्याहू की वहाँ पे जो इंसान दोस्त लोग मौजूद हैं और वहाँ पर जो इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं, चाहे इससे उस ज्यूज़ हैं बहुत बड़ी तादाद में, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो वो मतलब वही होगा ज़ेलेंस्की के साथ। सही, ठीक है ना, थ्रो अंडर द बस। तो ये अब वक्फा ले, उसके बाद में बात करता हूँ कि अब ये मामला फिर कहाँ जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अब ये जो मामला है आलमी सतह पर चला गया है, बड़ी आलमी कुव्वतें भी इस मामले पर बराह रास्त आ गई हैं, तो क्या अब जंग बंदी के इम्कानात हैं? अभी तो इसमें खलाई मखलूक की एंट्री हो गई है। मैं आपको भी बताता हूँ कि खलाई मखलूक कहाँ से आई है। और ये खलाई मखलूक जो है ये बड़ी अजब अंदाज में ये खलाई मखलूक जो है ये लैंड कर गई है। सही, ठीक है, लैंड यानी लैंडिंग वाला हिसाब हो रहा है। लेकिन उससे पहले खलाई मखलूक का जब जिक्र करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मालदीव के में इलेक्शन हुए थे जी जी, और मोहम्मद माजू वहाँ पे जीते थे। और मोहम्मद माजू वहाँ पे जीते थे। मालदीव हमारा बरादर मुल्क, सार्क का मुल्क, बड़ा मुल्क, जज़ायर बहरीन के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हम पूरा उसको डिस्कस कर चुके हैं अगर उनका मैप देखें सब कुछ। और वो जो है वो वहाँ पर ये था कि मोहम्मद यामीन की गवर्नमेंट थी पहले, उन्होंने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन कर लिया। फिर वहाँ पे सालेह की हुकूमत आ गई, सालेह की, उन्होंने उसको, वो इंडिया के करीब थे, इंडियंस ने वहाँ पे काफ़ी, मोदी सरकार ने तो नेबर फर्स्ट के नाम से उनकी पॉलिसी बनी। उन्होंने फिर ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो ये कि 3 जज़ायर को वो आपस में जोड़ेगा और 3 जज़ायर जो हैं वो उनको जोड़ेगा आपस में। और $100 मिलियन उन्होंने दिए, फिर साथ हेलीकॉप्टर भी दिए, फिर सब कुछ करते रहे वो, इसलिए कि किसी तरह से जो मालदीव है वो इंडिया के साथ आ जाए, इंडियन कैम्प में आ जाए, यानी एक तरह से भूटान बन जाए जी। अब ये हुआ है कि मोहम्मद मौजू जो हैं उन्होंने वहाँ पर ये हुक्म दिया है अपनी फौरी तौर पे कि मालदीव में से भारत जो है अपनी फ़ौज को निकाल ले, सही, फौरी तौर पे निकल जाए। मैं 23वीं स्लाइड राइटर्स की कोट कर रहा हूँ। मालदीव्स न्यू प्रेसिडेंट आस्क्ड इंडिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री, सही, ठीक है जी। इंडियन एक्सप्रेस, रिकॉल मिलिट्री स्टाफ, मालदीव्स प्रेसिडेंट टेल इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ना, ये बड़ी ये साइन हुआ था 2021 में, इंडिया मालदीव्स टू साइन पैक्ट ऑन ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये सारा। तो मालदीव ने ये मेरा ख्याल से, देखें बात सारी है कि अभी आर्मीनिया आज़रबाईजान में जो कुछ हुआ है सितंबर में हुआ है, एक एक्सट्रीम पोजीशंस, मुझे नहीं पता कि ये के ब्लॉक क्यों लेके जा रहा है। मतलब मैं नहीं इसको समझने से कासिर हूँ कि एक जानते बूझते असेसमेंट होती है ना कि कौन सी साइड हार रही है और गलत है, और गलती उसकी साइड ये ले लेते हैं और उसके बाद ये, यानी पहले आज़रबाईजान आर्मीनिया में जो हुआ है ये एक तारीख़ तब्दील हुई है कि नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान ने वापस लिया अपना इलाका और पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ रहा है। अब इसी तरह से मालदीव जो है, अच्छा पाकिस्तान ने कुछ, मालदीव में तो पाकिस्तान का कोई इलेक्शन में क्या, वहाँ पर इंडिया आउट के ऊपर कैंपेन चली पूरी, सही, और वहाँ से इन्होंने जनाब कहा कि नहीं हम आएंगे और ये दुनिया भर में इंडियन ओशन आगे।
अब मालदीव में भी और श्रीलंका में भी और इधर भी, उधर बांग्लादेश के अंदर और इधर भूटान चाइना के साथ, इधर पाकिस्तान है, आगे पीछे दाएं में ईरान के साथ इन्होंने चाबार किया। ईरान तो हमास के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है, इसराइल के साथ उनका सख्त जो है वो एक तरह से जंग चल रही है। तो मुझे नहीं पता कि ये मालदीव की जो पॉलिसी है ये कितना, मैं हर कुछ अरसे के बाद ये सोचता हूँ कि क्या बात की जाए। मतलब है कि डोकलाम से शुरू हुआ था मामला, वहाँ पर ही आए, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं था, चाइनीज़ वहाँ पे 2017 में आए थे तो 2020 तक पता है। बहरहाल ऐसा मुझे नहीं पता क्या असेसमेंट है, लेकिन ये कि ये जो है, अच्छा ग्लोबल टाइम्स ने आज इस पर पूरा लिखा है 26वीं स्लाइड चाइना ने कि मालदीव्स आस्क्ड इंडिया टू विड्रॉ मिलिट्री एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट मोर इंडिपेंडेंट एंड इक्वल डिप्लोमेसी। यानी चाइना ने एक तरह से कहा है कि मालदीव से निकाला है इनको, तो अब ये एक तरह से बड़ी जो है ये यानी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी उनकी, क्योंकि उनकी फौजें वहाँ पे बैठ के और मामला तय कर रही थी। वो अगर स्लाइड्स बन गई हैं तो हम बात अगर थोड़ी सी आगे करें। जी जी जी। अच्छा, वो जो है वो दो बातें बड़ी जो है वो अजब सी हुई हैं, और वो मैं उसको उनको कोट करना चाह रहा हूँ। जी हो जाए, तैयार है? जी जी तैयार है। वो ये हुआ है कि अम्पाल का जो इलाका है इंडिया का, वहां पर राफेल त्यारे जो हैं वो उनको उड़ाया गया, परवाज की गई, यूएफओ नजर आ गए, खलाई मखलूक नजर आ गई है। ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है इंडिया में। ये मैं देखें उनकी ब्रेकिंग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे गए हैं ये 2:30 बजे कल। ठीक है, उसके बाद जो है कमर्शियल फ्लाइट्स रोक दी गई, वहाँ पर एक उड़न तश्तरी खलाई मखलूक देखी गई इंडिया में। ये NDTV कोट कर रहा है, अगर हम इस पे इंडिया टुडे देखें, ये सारे अखबारों में है जी। तो ये जो है ये एक बड़ी खौफनाक बात है कि एक खलाई मखलूक वहाँ पे अम्पाल एयरपोर्ट पे देखी गई है, और उसके बाद राफेल तैयारे जो हैं उनको उसको अच्छा उन्होंने पीछे उसके स्क्रैम्बल कर दिया ना इंडियन एयरफोर्स ने कि ये क्या है। ठीक है, ये उनके सारे मीडिया में, मैं तो एक अखबार कोट किए, मैं परेशान हूँ, मैं कि ये क्या हुआ चक्कर, ये कहाँ से हुआ है। तो उन्होंने कहा वो जहाज़ इनको भेजने पड़ गए, उड़न तश्तरी वो वहाँ से कहीं से इनको नज़र आई है, तो वहाँ पर अब एक ये नया मसला है, वो बड़ा संगीन मसला है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऐसी तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि ड्रोन था क्या था वो, उनका UFO, अब वो UFO क्या था कुछ नहीं पता। बहरहाल वो उसके ऊपर अब कल बात कर सकेंगे कि इसकी रिपोर्ट क्या आई, लेकिन ये बड़ी खौफनाक खबर है जो इंडिया से आ रही है। अच्छा, तो ये जो है ये बहरहाल लेकिन मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, इसको फिर उन्होंने UFO ही कहा। मतलब है कि ये आप देखें ना, UFO साइटेड, मतलब ये UFO ही है उनके सारे मीडिया में, UFO ही है। ठीक है ना, दो इंडियन एयरफोर्स के राफेल तैयारे जो हैं वो UFO को ढूंढ रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसका नाम कुछ और रख सकते थे वो। तो UFO तो एक खास मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, UFO। बहरहाल UFO की तलाश हो रही है और राफेल तैयारे उड़ गए हैं वहाँ पे, अजीब सिचुएशन है। तो ये जो है ये मेरा ख्याल है कि अब ये मामला जो है ये इसमें जो बड़ी क़ुव्वतें आ गई हैं। जंग बंदी की तो अब बात इसलिए शायद नहीं हो रही बहुत ज़्यादा कि बॉम्बिंग उन्होंने रोक दी है, स्ट्राइक्स देखिए वो तो पूरा तबाह कर दिया ना पूरा गज़ा जी। और 13,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई, बच्चे आगे पीछे, लोग कोई बंदा कोई मिला नहीं। अब वो कह रहे हैं दुनिया भर में हम कत्लेआम करेंगे, लोग मारेंगे, कतर में इधर उधर सारे। ये तो बड़ी ऐसी बात, मतलब है कि गवर्नमेंट्स गिर जाती हैं अमूमन ऐसे मौके पे। मुझे नहीं पता कि क्यों ये बीबी नेतन्याहू को यहाँ तक मतलब वो शुरू में रिज़ाइन करते अपने, वो उनके दूसरे कैबिनेट के लोग आते, वो संभालते, आके प्रॉपरली सैक कर देते आर्मी चीफ को, इसको उसको, मतलब अपने लोगों को भी तसल्ली देते, दुनिया को भी। तो वो सारे जो हैं अब ये है कि उनके वज़ीर ख़ारजा भी गायब हैं, उनके लोग भी गायब हैं, नेतन्याहू के पास भी कुछ नहीं कहने के लिए। अब वो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है जी। और उधर से चाइना और उधर से ब्रिक्स एक्टिव हो गया है, उधर रशिया एक्टिव हो गया है, उधर से मगरबी ममालिक एक्टिव हो गए, मैक्रोन जो बोरेल ने कमाल किया है, ये जो यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं, और बरतानिया ने भी, ब्रिटेन ने भी बड़ी एड भेजी है, बहुत एड। ठीक है ना, ये मेडिकल के बल्कि अमेरिका से भी जो डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिसन, और UK से, EU से सारे डॉक्टर्स, मेडिसन्स और फ्यूल और जो भी फूड सप्लाई जो भी हेल्थ बच्चों के लिए, सबके लिए
वो जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एक चीज़ कि इसको जंग वो अब टाइम गुजर गया ना, सीज़ फायर कराओ, वो तो बचा कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या है अब आप मलबे के ऊपर, लाशों के ऊपर, तो वो जो शदीद ज़ख्मियों को वहाँ से उठाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो भी इसराइल के लोग देख रहे हैं कि इतने ज़ख्मी है, तो या वो वही कह रहे हैं कि अच्छा पहले था ना कि जाने नहीं देंगे, वो कहते हैं लेके जाओ, बाहर ले जाओ यार, ये तो बनने वाले हैं बच्चे। ये शुरू हो गई है सूरत हाल। तो वो 40, 50, 100 वो सब ज़ख्मी जो हैं वो लाशें और ये सारा, लेकिन इस कब्रिस्तान को ये इसका जवाब कौन देगा? और दूसरी बात ये है कि ये अभी भी वो यरगमाली कैदी तो मिले नहीं। अभी ये सुरंगें दिखा रहे हैं, उसके नीचे सुरंग है, उसके नीचे सुरंग है, वो है नहीं है भाई, होगी सुरंग, मगर ये आपने रिएक्ट किस तरह किया? और इंटेल, हुतीस के पास ये इंटेल है कि ये वो अच्छा उनके नहीं, किसी इसराइली का नहीं है, उन्होंने कहा जहाज इसराइली का है नहीं तो जापान का है जी। उन्होंने ऑफशोर कंपनी से निकाल के। आप इंटेल देखें, इंटेलिजेंस देखें हुतीस के पास, कि वो ये कह रहे हैं कि इसकी ऑफशोर कंपनी है और ये जो है इब्राहिम रामी इसका मालिक है और ये उसका जहाज़ है जी। उन्होंने उसकी पूरी डिटेल्स कर दी। और कल ब्रिक्स का इजलास, पहली दफ़ा ब्रिक्स का इजलास हो रहा है किसी कॉन्फ्लिक्ट के, किसी आप समझें कि किसी बड़े तनाज़े के ऊपर। ब्रिक्स इसका मतलब है फ्यूचर में सिर्फ एक माशी मामला ही नहीं है, बल्कि वो दुनिया के तनाज़ात के अंदर भी ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। ब्रिक्स एक ऐसा फोरम बनने जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।